देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर क्या करना है अपन को, छठा करना है, 7वां। एग्जाम्पल नंबर 7, एक्सरसाइज फर्स्ट बी, दीर्घ वृत्त के अंतर्गत, एलिप्स के अंतर्गत 7वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ध्यान से इसको समझेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कह रहा है, इफ द कॉर्ड्स थ्रो द पॉइंट्स हुज इसेंट्रिक एंगल्स आर अल्फा एंड बीटा ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 passes through the focus, then prove that tan alpha by 2 tan beta by 2 plus 1 minus e upon 1 plus e बराबर 0। मतलब देखो, प्रश्न की भाषा को समझें। हमें एक क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त दे रखा है साहब। दीर्घवृत्त कैसे बनता है अपन का, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, और इस तरह का एक फोटो होता है जो किसका होता है, दीर्घवृत्त का, एलिप्स का होता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है, इस एलिप्स पर, इस दीर्घवृत्त पर दो बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं, दो। एक बिंदु तो इसकी नाभि होती है, ये इसकी नाभि है यहां पर एस। इस नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं, ए ई कॉमा 0 होते हैं। नाभि के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए ई कॉमा 0। अब यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु है पी, बिंदु पी अल्फा। अब देखिए यहां पर हमने बिंदु पी अल्फा लिखा, मतलब पी का जो उत्केंद्र कोण है, अल्फा को बोलते हैं उत्केंद्र कोण, इसेंट्रिक एंगल, ठीक है ना। तो पी का उत्केंद्र कोण अगर अल्फा है, पी का अगर इसेंट्रिक एंगल अल्फा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं बेटा, ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, ठीक है ना। ये अपन ने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ाया था आपको, उस समय आपको ये चीजें बताई थी। नए बच्चे जो हैं वो इस चीज को ध्यान दें कि अल्फा किसी भी पॉइंट का दीर्घवृत्त के अंदर उत्केंद्र कोण अल्फा दे रखा हो, ठीक है ना, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएंगे, ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, उसके कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट और दिया है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, क्यू। क्यू का उत्केंद्र कोण कितना दिया है, बीटा। अब क्यू का उत्केंद्र कोण, क्यू का इसेंट्रिक एंगल बीटा है, मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। ये बात समझ में आई। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो जीवा है, बिंदु पी दीर्घवृत्त पर है, बिंदु क्यू दीर्घवृत्त पर है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दीर्घवृत्त की क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ये दीर्घवृत्त की क्या कहलाएगी, जीवा। और ये जो दीर्घवृत्त की जीवा है, ये दीर्घवृत्त की जीवा कहां से गुजरती है, नाभि से गुजरती है। कहां से गुजरती है, नाभि से। तो सिद्ध करो जो इसने करवाया है। क्या सिद्ध करवाया है इसने, tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई बराबर 0। ये बात अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब चित्र में दर्शाए अनुसार एक बिंदु P और बिंदु Q, रखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार बिंदु P के कोऑर्डिनेट, बिंदु P अल्फा बराबर क्या हो गया, a कॉस अल्फा कॉमा b साइन अल्फा हो गया, और बिंदु Q बीटा बराबर, बिंदु Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a कॉस बीटा कॉमा b साइन बीटा हो गए साहब। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं कि, नहीं जानते हैं जब भी लिखना है। पी क्यू का समीकरण ये मैंने आपको करवाया था, दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण डिराइव करवाया था मैंने आपको। बिंदु थीटा और फाई को मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण था, जीवा का समीकरण, लास्ट टॉपिक यही था अपन का थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकाला था ना अपन ने, जीवा का समीकरण, दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण। थीटा और फाई लिए थे अपन ने, उसमें क्या लिए थे, थीटा और फाई। यहां मतलब ये जो एक पॉइंट ये है, ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, और ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा, इन दोनों को मिलाने वाली जीवा का जो समीकरण होता है, इसका समीकरण होता है एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बाई अपॉन बी साइन अल्फा बाई 2, और बराबर में कितना होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये समीकरण अपन ने पहले डेरिवेशन कर रखा है,
यहां पर ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि बिंदु P और बिंदु Q को मिलाने वाली जो रेखा है जीवा PQ जो है, उस जीवा PQ का समीकरण क्या होगा? जीवा PQ का समीकरण होगा x अपॉन a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर कितना हो गया? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये किसका समीकरण हो गया हमारे पास? जीवा PQ का समीकरण हो गया। आगे बात समझ में। अब जीवा PQ का समीकरण जब ये हमारे पास में हो गया तो अब अपने को ये कहा गया है कि ये जो जीवा है ये कहां से गुजरती है? नाभि से, है कि नहीं? तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार यह जीवा, प्रश्नानुसार यह जीवा नाभि AE, 0 से गुजरती है, गुजरती है कि नहीं? प्रश्नानुसार यह जीवा कहां से गुजरती है? नाभि AE, 0 से गुजरती है। और हमें पता है जब भी कोई वक्र किसी बिंदु से गुजरता है, जब भी कोई वक्र किसी बिंदु से गुजरता है तो वह बिंदु उस वक्र के समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो ये जो जीवा है ये जीवा कहां से गुजरती है? AE, 0 से गुजरती है। तो AE, 0 इस समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं करेगा? अतः तो यहां लिखेंगे अतः अब AE, 0 को इसमें क्या करा देंगे? सेटिस्फाई करवा देंगे। अब AE, 0 को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, x का मान क्या लगाएंगे? AE। तो AE अपॉन A कितना रह जाएगा? E कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहां बाई का मान क्या लगाएंगे? 0। ये तो 0 हो जाएगा पूरा और बराबर में क्या बचेगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बचेगा नहीं बचेगा? अब देखो जो अपन को लाना है, जो सिद्ध करवा रहा है उसमें 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई आ रहा है। तो यहां पे देखो ई को इधर ले जाऊं, इसको इसके बटे में ले आऊं, तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बटे में क्या हो गया बेटा? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर में 1 और बटे में क्या चला गया? ई। अब मुझे इधर चाहिए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, ये होता है योगांतरानुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ऊपर अंश में से हर घटाना पड़ेगा तब जाकर 1 माइनस ई आएगा, नीचे 1 प्लस ई चाहिए तो अंश में हर जोड़ना पड़ेगा। अब जो काम इधर करोगे वो के वही काम इधर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर 1 माइनस ई के लिए अंश माइनस हर, तो इधर भी अंश माइनस हर कर दो, न्यूमेरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कॉस अल्फा बाई 2 प्लस इसको अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 बोल सकते हैं। और माइनस क्या करेंगे? कॉस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 और नीचे अंश में हर को जोड़ेंगे, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 कहां पर? ऊपर अपन ने अंश माइनस क्या किया है? हर, और नीचे अंश प्लस क्या किया है? हर, ठीक है ना? अब जो काम इधर किया है वो के वही RHS में करना है, ऊपर तो अंश में से हर को घटाना है तो 1 माइनस ई और नीचे अंश में हर को जोड़ना है तो 1 प्लस ई। बात समझ में आ गई यहां तक? तो यहां तक की चीजों को नोट करो जल्दी से, पहले फटाफट से नोट कर दो, ठीक है, ताकि सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपन को समझना है आगे इसको कैसे सॉल्व करना है वो जरा देखते हैं अपन। अब यहां तक का मामला सबका हो गया, इधर से इसको अपन रफ कर देते हैं, यहां से इसको मिटा दिया अपन ने साहब। देखिए इधर प्लीज डोंट टच। यहां पर ये चीज हमारे पास में आई, ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान दें, कॉस ए प्लस बी, अल्फा बाई 2 को क्या बोले अपन? ए, और बीटा बाई 2 को क्या बोले? बी। कॉस ए प्लस बी है ये। कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। और ये क्या है? कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी को माइनस करोगे तो कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी जुड़ जाएगा। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी करने पर आता है -2 साइन ए साइन बी। घटा करके देख लेना आप,
कॉस ए प्लस बी के सूत्र में से कॉस ए माइनस बी को अगर घटाएंगे तो क्या आता है, ये -2 साइन ए साइन बी। यहां पर साइन ए कितना है, अल्फा बाई 2, और बी कितना है, बीटा बाई 2। और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो साइन ए साइन बी कट जाएंगे, और कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी जुड़ जाएंगे। बचपन की बात है, 11वीं क्लास की है। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, 2 कॉस ए कॉस बी के बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे हम 2 कॉस ए कितना है, अल्फा बाई 2, कॉस बी कितना है, बीटा बाई 2, बराबर 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। 2 से 2 गया। अब ये साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई 2, और साइन बीटा बाई 2 बटे कॉस बीटा बाई 2 टेन बीटा बाई 2। और आगे कितना लग रहा है, माइनस, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, और बराबर में क्या बचेगा, 0। तो यही अपने को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। यही बात अपने को क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, यस और नो? ठीक है, जल्दी से लिखो फटाफट से। हाँ, वही तो अपन, यही अपना उद्देश्य यही कि बच्चे का रिजल्ट इंप्रूव हो। कैसे रिजल्ट इंप्रूव होना है वो चाहिए। देखो, सबसे बड़ा फायदा होगा एग्जाम वाले टाइम पर। पेपर का पैटर्न बता देंगे, अभी रुक जाओ, सारे बच्चों को आ जान दो, और भी बच्चे आने, उसका एक वीडियो बना दूंगा पेपर पैटर्न का। कैसे, बिल्कुल बिल्कुल, इस संडे को पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है ना। इस संडे को पेपर पैटर्न डिस्कस कर देंगे, कैसे कैसे पेपर आएगा, कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, क्या रणनीति अपन को रखनी है पढ़ने की, और कम से कम पढ़वे में 80% कैसे बनाएंगे, वो जुगाड़ बताऊंगा आपको। धुंधार 80% बनेगी मैथ में, कम से कम 80%, और पूरे लाने 250 तो कैसे लाने, वो ट्रिक भी बताएंगे अपन। अब देखो, पहले तो सवाल नंबर 8वां देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8 ये कह रहा है, सिद्ध करो कि रेखा LX प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 इज ए नॉर्मल टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 यदि। देखो, इस तरह के सवाल क्या होते हैं, यहां पर आपको एक तो दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त का समीकरण। क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर क्या मान लिया अपन ने, 1 मान लिया इसको। एक आपको दे रखी है सरल रेखा। क्या दे रखी है, सरल रेखा। क्या दे रखी है, LX प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। ये अपने को एक स्ट्रेट लाइन का क्या दे दिया, समीकरण दे दिया। स्ट्रेट लाइन का जो समीकरण है वो आपको क्या दे दिया, LX प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। अब आपको यह सिद्ध करना है कि ये रेखा अगर इस दीर्घवृत्त का अभिलंब है, ये रेखा अगर इस एलिप्स का नॉर्मल है, तो सिद्ध करना है अपने को। क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। ये चीज अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है कि ये रेखा अगर इस दीर्घवृत्त की, ये रेखा अगर इस एलिप्स की क्या है, अभिलंब है, तो सिद्ध करो ये। अब अभिलंब तभी होगी जब ऐसा होगा। अब अभिलंब का समीकरण, दीर्घवृत्त के किसी पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण याद करवाया था मैंने आपको। दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण क्या सूत्र था, याद है किसी को अभिलंब का समीकरण? टीपना नहीं पड़े, उसका मतलब टीपना पड़ रहा मतलब घर पे पढ़ नहीं रहे हो आप, याद होनी चाहिए चीजें। शीतल, क्या होता है बेटा अभिलंब का समीकरण, नॉर्मल का समीकरण क्या होता है बताओ? हाँ भाई, याद है किसी को नॉर्मल का समीकरण? मतलब ये गंदी बात है। ऐसे नहीं कि यहां से लिख के ले जाओ, कॉपी में लिखा रहता है, घर जाके धर दी और फिर उठ के आ गए, तो बातें समझ में नहीं आएगी। जोगी जी, याद नहीं है ना, पढ़ाई नहीं करी मतलब अपन ने, टाइम नहीं मिला गुरुजी, करे खाएंगे है, टाइम मिलाना पड़े भाई साहब। अब ये सूत्र याद, अब देखो ये सूत्र याद नहीं होते ना तो गणित कठिन लगने लग जाती है। फिर मैथ्स को के कठिन लगने के पीछे रीजन ही यही है कि अपन सेम डे चीजों को घर जाकर याद कर लें, समझ लें,
तो बातें समझ में आती है, तो फ्लो बनता है। अब जब पुराने बेस कमजोर हो जाते हैं तो फिर आगे फिर मामला गड़बड़ी गड़बड़ है। तो ये कमजोर मत होने दो बेस को। जोगी जी अपन ने भी नहीं पढ़े, अभी माहौल नहीं बन रहा साहब पढ़वे को। ए स्क्वायर एक्स बटे एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बटे वाई वन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब इस तरह की जब तुलना करनी हो तो अपन अभिलंब का समीकरण लिखते हैं प्राचलिक रूप में। किसमें लिखते हैं? प्राचलिक। तो प्राचलिक रूप में अभिलंब का समीकरण लिखने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि पॉइंट कौन किस पर लिखते हैं? थीटा पर। ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पर नॉर्मल का समीकरण लिख देते हैं। अब ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पर लिखना है तो यहां पर x1 की जगह पर क्या लगा देते हैं? ए कॉस थीटा, और y1 की जगह पर क्या लगा देते हैं? बी साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा? अपन लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, बिंदु हम जानते हैं कि, या लिखेंगे हम जानते हैं कि, नहीं जानते हैं जब भी लिख देंगे, बिंदु P ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पर अभिलंब का समीकरण। मान लिया हमने, ये मान लिया कि ये जो अभिलंब का समीकरण दे रखा है, ये जो अभिलंब का समीकरण दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, ये कौन से बिंदु पर दे रखा है बेटा? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पर दे रखा है। अब अगर ये ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पर है तो वो समीकरण तो अपन ने ऐसे पढ़ा है, यहां पर x1 का मान ए कॉस थीटा लगाएंगे तो ए कट जाएगा, क्या बचेगा? ए एक्स बटे में कॉस थीटा तो सेक थीटा, यहां पर एक बी कट जाएगा, माइनस बी वाई कॉस एक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। इसमें कोई तकलीफ है? और इसको अपन इधर ले आऊं मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 3। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? नए बच्चों को क्लियर है ये सारी बातें? क्योंकि ये बात अपन को देखो थोड़ी सी परेशानी क्या आएगी, सूत्र अपन ने पहले पढ़ लिए तो आपका ये नुकसान नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एज इट इज। ठीक है ना? सारा सेव है मामला, तो उसको दोबारा से अपन देख सकते हैं। ठीक है ना? क्या कह रहा जोगी जी? हाँ, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे ना तो बहुत मजा, अगर घर से पढ़ के आओगे ना तो मजा है ना 4 गुना हो जाएगा भाई साहब यहां पढ़ने का। डर मत लगा भाई साहब, डर के आगे जीत है। हाँ हाँ, देखो इधर, तो ये समीकरण है। अब यहां पर एक नोट डालो, नोट भाई साहब अपनी अपनी कॉपी में पहले एक नोट डालो, बहुत काम का नोट बता रहा हूं मैं आपको अभी। हाँ, इस क्वेश्चन से पहले एक नोट डालें, बड़े काम का नोट आपको मैं बता रहा हूं। वो नोट क्या है? लिखो, यदि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यदि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यदि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक ही सरल रेखा को प्रदर्शित करें, यदि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 एक ही सरल रेखा, एक ही स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करें, तो मतलब आपसे कभी ये कह दिया कि दोनों समीकरण एक ही रेखा के साहब, ये दोनों समीकरण एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में x के कॉफिशिएंटों का रेशो, इसमें x का कॉफिशिएंट बटे इसमें x का कॉफिशिएंट a1 बटे a2 बराबर होगा y के कॉफिशिएंटों का रेशो b1 अपॉन b2 और बराबर होगा कांस्टेंटों का रेशो c1 बटे c2। ये कंसेप्ट हमारे 2D में और 3D में बहुत ज्यादा काम आएंगे। अच्छे से इसको अपन ध्यान रखें कि जब भी दो समीकरण, अब तुम पढ़ जरूर लेना भाई साहब, याद जरूर कर लेना, मैंने बता तो दिए, कॉपी में भर तो दिए, लेकिन पढ़े नहीं तो फिर मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो दोनों समीकरण अगर एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है? दोनों समीकरण एक ही रेखा को कब प्रदर्शित करेंगे? जब x के कॉफिशिएंटों का रेशियो बराबर y के कॉफिशिएंटों का रेशियो बराबर क्या होगा? कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो। इस तरह से अगर होगा तो ये चीजों को प्रदर्शित करेंगे। अब यहां पर यही हो रहा है, देखो इस कंसेप्ट का दुरुपयोग इस सवाल में कैसे करेंगे? ये अभिलंब उसने दिया था सवाल वाले ने,
और हमने मान लिया कि ये अभिलंब किस बिंदु पर है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पर, और हम ये जानते हैं कि इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण तो ये होता है। मतलब सवाल वाला कह रहा है अभिलंब ये है, हम कह रहे हैं अभिलंब ये है तो एक ही रेखा के ये, मतलब ये समीकरण और ये समीकरण एक ही रेखा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है कि नहीं। या लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं, तो किसको प्रदर्शित करते हैं, एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों समीकरण अगर एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो मैंने अभी भी क्या बताया, x के कॉफिशिएंटों का रेशो, इसमें x का कॉफिशिएंट कितना है l बटे इसमें x का कॉफिशिएंट कितना है a sec थीटा, बराबर y के कॉफिशिएंटों का रेशो m बटे माइनस b cosec थीटा, बराबर कांस्टेंटों का रेशो n बटे माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बटे का से कहां चला जाएगा, ऊपर, तो यहां से इसको लिख सकते हैं l बटे a cos थीटा बराबर माइनस m बटे b sin थीटा बराबर माइनस n बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब पहले से और अब इनसे थीटा तो हमारे द्वारा मानी हुई राशि है, तो हमारे द्वारा मानी हुई राशि को तो गायब करना होता है, और ज्ञात राशियों में क्या लाना होता है, रिलेशन लाना होता है। ज्ञात राशि कौन सी है, LMN और AB। तो देखो पहले से और लास्ट वाले से cos थीटा का मान आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो प्रथम व अंतिम से यहां लिखेंगे हम। बेटा कोई गाड़ी वाड़ी हो तो हटा के आओ, ठीक है ना। प्रथम व कौन कौन लेके आया गाड़ी तुम में से, और थोड़ी कोई की, प्रथम व अंतिम से। अब प्रथम व अंतिम से क्या होगा, पहले वाले से और लास्ट वाले से cos थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर ये उल्टा हो जाएगा, a जाएगा ऊपर माइनस an बटे l आ जाएगा नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, मजे से। अब दूसरे से और अंतिम से यहां लिखेंगे अंतिम 2 से, अंतिम 2 से क्या हो जाएगा साहब, अंतिम 2 से माइनस कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर b चला जाएगा ऊपर bn माइनस माइनस तो कट गई, b ऊपर m नीचे m इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको डाल दो समीकरण नंबर 4 और इसको डाल दो समीकरण नंबर 5। अब इस थीटा को गायब करना है, कैसे गायब करेंगे, पहले यहां तक छापो जल्दी से, फिर गायब करेंगे अपन, जल्दी से लिख दो भाई। देखिए अब आगे इधर से इसको तो अपन हटा देते हैं, अब हमको थीटा गायब करना है और इनमें रिलेशन लाना है। तो समीकरण 3 को और 4 को वर्ग करके जोड़ दें, तो 4 को और 5 को, समीकरण 4 को और 5 को अगर वर्ग करके जोड़ दिया जाए, स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो थीटा गायब हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे अपन समीकरण 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो इधर तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस, ये हो गया a स्क्वायर n स्क्वायर बटे l स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस इसका वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर n स्क्वायर बटे m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में, ये कितना हो जाएगा 1। तो इसको इधर और इसको इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर n स्क्वायर बटे l स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n स्क्वायर बटे m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। अब देख यहां पे मेरे को चाहिए a स्क्वायर बटे l स्क्वायर, यहां पे दोनों तरफ गुणा कर दो आप, किससे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे n स्क्वायर से, क्या करने पर, गुणा करने पर, दोनों बगल, एक बगल तो होगा ही नहीं, एक बगल करेगा और एक बगल नहीं करेगा तो इतना का बुरा मान जाए, या से तो कर दिए, मुझसे करो ही नहीं, पता कैसे चलेगा, पता चलवा रहा हूं देख,
मुझे बराबर में क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे एन स्क्वायर चाहिए। आ कहीं हुआ मेरे एक, काय से गुणा करोगे आ जाए, या से करो जब ये आएगा, और ऐसे करेंगे तो ऐसे ये हट जाएंगे। अब देख या से यहां गुणा करेंगे, ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर, कट जाएगा नीचे को, और बटे में आएगा कौन, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर उड़ जाएगा, है कि नहीं। तो या से या को गुणा करेंगे तो यहां बचेगा ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा, और प्लस यहां क्या बचेगा, बी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर, बराबर में कितना बचेगा, एक से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, और यही तो हमें सिद्ध करना था, है कि नहीं, कि ये जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा इस दीर्घवृत्त का क्या होगी, अभिलंब। तो ये सरल रेखा, ये वाली सरल रेखा इस दीर्घवृत्त का अभिलंब कब होगी, ये सरल रेखा, ये स्ट्रेट लाइन इस दीर्घवृत्त का अभिलंब तब होगी, कब होगी, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, जब ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे एन स्क्वायर के बराबर हो, तो ये सरल रेखा दीर्घवृत्त का क्या होगी, अभिलंब। ये इसके अंदर काम की चीज है। आएगा कैसे नहीं भाई साहब, यहां बैठकर समझ में नहीं आया मतलब बेकार है, और घर जा रिवीजन और कर लेना एक और वैसे वीडियो देखकर, तो ऐसा समझ में आ जाए, कोई हथौड़ी से निकाले ना तुम्हारे दिमाग में से तो नहीं निकला भाई साहब। हाँ है कि नहीं, गजब, छाप लिया सबने, ये लगा दूं पहुंचा। चलो सवाल नंबर पढ़ो 9वां। शीतल समझ में आ गई बेटा बात अच्छे से, रवि क्लियर है, सही चल रहा है तेरा मामला आज, अरे बस मजा आ गया, और कच इतने चल जाएगा तो बहुत है भाई। देखो सुनो बात को, अब प्लीज डोंट आवाज। अब यहां पर क्या हो रहा है जी, सवाल नंबर 9वां क्या कह रहा है, 9वां कह रहा है इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम of an ellipse passes through one end of the minor axis, prove that e की पावर 4 minus e square plus 1, हिंदी बोले, e की पावर 4 प्लस e स्क्वायर, ये एक तो इसमें सही करो, e की पावर 4 माइनस e स्क्वायर लिख रहा है ना आपकी में, ये प्लस कर लो, e की पावर 4 प्लस e स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आएगा। ये देखो सवाल क्या है, ऐसे है, एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, ये 9वां एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक तो आपके पास दीर्घवृत्त है, क्या है, दीर्घवृत्त, एलिप्स है साहब, ये एलिप्स का बनाया हमने फोटो। नए बच्चे थोड़ा सा समझदारी से समझेंगे इस सवाल को, थोड़ा सा बेसिक काम आएगा इसके अंदर। क्या है ये एलिप्स, ठीक है ना, दीर्घवृत्त, ये एलिप्स है, एलिप्स का समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। आई बात समझ में। अब ये जब दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया, एलिप्स का समीकरण हो गया, इसका लेटस रेक्टम, ये इसकी नाभि है एक, यहां नाभि होती है, इस नाभि के निर्देशांक होते हैं ए कॉमा 0, ये ए पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0, ये ए डैश होता है, इसके कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0 होते हैं, ये बी होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी होते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बी डैश के 0 कॉमा माइनस बी। ये अपन जब कुछ भी नहीं कहता ना बेटा, तो हम बात ये मानकर चलते हैं कि ए का मान ज्यादा है और बी का मान कम है, तो ये वाली अक्ष बड़ी है, तो ए डैश को बोलते हैं दीर्घ अक्ष, मेजर एक्सिस, बचपन में पढ़ा हुआ आपने तो, और ये जो बी डैश होती है इसको बोलते हैं लघु अक्ष, माइनर एक्सिस। अब इसमें एक शब्द आ रहा है नाभिलंब, क्या आ रहा है, नाभिलंब, नाभिलंब, नाभि मतलब जो नाभि से गुजरे, और क्या हो, लंब हो, नाभि से गुजरने वाला लंब, नाभिलंब, हाँ ऊपर से नीचे आएगा, तो ये नाभिलंब ये हो गया भैया, दिस इज द नाभिलंब, दिस इज नाभिलंब, ठीक है ना भैया। अब देख नाभिलंब की जो लंबाई होती है, नाभिलंब
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेटस रेक्टम। और नाभि लंब की लंबाई का सूत्र क्या पढ़ा था हमने? 2b² a। नाभि लंब की जो टोटल लंबाई होती है वो कितनी होती है? 2b² a होती है। ये जो नाभि लंब की लंबाई होती है भाई साहब, वो लाओ ध्यान से लेकर ध्यान तक पूरी लंबाई कितने हो गए? 2b² a। तो ये जो ऊपर की लंबाई है ये कितने होएगी? b² a। और नीचे की कितने होएगी? b² a। और यह एस के निर्देशांक है AE, 0। मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई है ना, यहां से यहां, यह AE है। अब मान लो इस पॉइंट को मैं L मानूं और इसको L' माने, तो L के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताओ? L के कोऑर्डिनेट, हाँ L के कोऑर्डिनेट, अपन को किसी भी बिंदु के निर्देशांक चाहिए। अपन ने बताया कि एक्स अक्ष, यहां लंब डाल दिया तो ये लंबाई तो एक्स कोऑर्डिनेट और ये लंबाई वाई कोऑर्डिनेट, AE, b²। मजा आ रहा है ना? इतना तो तब बोल रहे घर जार नहीं पढ़ रहे हो, घर जार बोलोगे ना तो कहते आग पाड़ोगे तुम, तो घर जार और पढ़ लो भाई साहब, है कि नहीं? हाँ, AE, b²/a, ये कोऑर्डिनेट आ गए कैपिटल L के। बात समझ में आ गई? अब ये यूं कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? ये कैपिटल L पे का खींचो नॉर्मल, कैपिटल L पे क्या बनाओ? अभिलंब। अब यहां अभिलंब किसे बनेगा? देख अभिलंब होता है ये कैपिटल L पर, ये तो क्या है? स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होती है वो अभिलंब है। तो अभिलंब बनेगा यूं, या स्पर्श रेखा के लंबवत। और यूं कह रहा है ये कि ये जो अभिलंब है ना, ये B' से गुजरता है। कहां से गुजरता है? लघु अक्ष के सिरे से। उसने क्या बोला है? ये अभिलंब या सिरे से तो गुजर भी से रियो, ध्यान से गुजरेगा। तो ये अभिलंब लघु अक्ष के सिरे से गुजरता है। लघु अक्ष ये है BB', इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, -p। अब यहां कैसे गुजरेगा यार? यहाँ के लंब बताएगी तो ए बाबरी संतान, आंध और देख है नहीं तो सतोड़ है तो सही। अब आंधे की खोपड़ी में 50 किलो को बांट धर के, नहीं बेटा 5 किलो को ही है। अरे वजन तो लग रहा खोपड़ी पे, बाबू दिख नहीं रहे तो ओके। यहां से या के लंबवत रेखा खींचनी है। अब या के लंबवत होगा, यहां से उठा नहीं होगा, इतना पहुंचा दो, ऐसे थोड़ी पहुंचेगी। हाँ, या पे खींचेंगे, या अगर नाभि, अपन उसने क्या बोला? नाभि लंब के सिरे पर क्या खींचना है? अभिलंब। अभिलंब कहां बनाना है? नाभि लंब के सिरे पर। अब नाभि लंब को सिरों कहते हो ई है, क्या ई है? या पे अगर अभिलंब बनाया हो तो ई ना सुझाएगा, और या बनाया हो तो ई ना सुझाएगा। आ गई बात समझ में? बढ़िया। अब या पे अपन को करना का है कि L पे क्या लिखना है? अभिलंब का समीकरण। और ब अभिलंब को कहां से गुजारना है भैया? B' से। समझ में आई बात? ऐसे सवाल ने कही है क्या नहीं? सुन ली का कई सवाल ने। अब लिखेंगे अपन बिंदु कैपिटल L पर, बिंदु कैपिटल L पर काय का समीकरण? नाभि लंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एट कैपिटल L। तो कितना हो जाएगा? L पर नाभि लंब का समीकरण कितना? अब मैंने नाभि लंब का समीकरण निकालने का सूत्र बताया था आपको। क्या सूत्र है नाभि लंब का? वो अभिलंब का समीकरण निकालने का a²x बटे x1 माइनस b²y बटे y1। ये याद हो जाना चाहिए भैया। अब यहां में x1 यहां पे खा निकालना है L पे, तो यहां x1 को मान के तरीके है AE और y1 को मान के तरीके है b² बटे a। यहां में चिपकाओ भैया, तो क्या आ जाएगा? a²x बटे x1 का मान AE माइनस भैया इधर ध्यान, इधर b² बटे y1 के तरीके b² बटे a गया कोल्ला मुंडी खार ऊपर, और बराबर a² माइनस b²। ये b भी गई, b² से b² काट दिया, ठीक है ना? अब या a से a गया। अब ये यूं कह रहा है, क्या कह रहा है? कि ये जो अभिलंब है ना, ये जो नाभिलंब है, ये कहां से गुजरता है? 0, -b से। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। कौन के अनुसार? प्रश्नानुसार। यह अभिलंब, ये नॉर्मल,
गुजरता है कहां से? 0, -b से गुजरता है। दिस नॉर्मल पासेज थ्रू 0, -b। तो 0, -b को इसमें क्या करा दो? सेटिस्फाई। जब भी कोई कर्व किसी बिंदु से गुजरता है तो वह बिंदु उस कर्व के समीकरण को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है कि नहीं? कराओ भैया। x का मान क्या लगाएंगे? 0, तो ये हो गया 0। और y का मान कितना लगाएंगे? -b, तो माइनस माइनस प्लस ab बराबर a² - b²। यहां तक समझ में आई बात? तो पहले यहां तक छापो, फिर चलेंगे आगे। चलो जी, अब देखिए जी, इसके बाद में यहां से ये यहां तक तो पहुंच गए। अब अपन जो मुद्दे की बात पे आते हैं, जो लाना है वो उसको देखते हैं। अब अपन ने देखो यहां पर एक चीज और बताई थी। क्या चीज बताई थी? कि b² का जो मान होता है ना, वो क्या होता है? यहां लिखेंगे, चूंकि b² बराबर एक सूत्र ये हमने आपको लिखवाया था, a² × 1 - e²। स्मॉल b में, स्मॉल a में और स्मॉल e में जो रिलेशन होता है, ठीक है ना? नए बच्चे ध्यान रखना, पहले मैंने बता दिया है, आप लोग अब याद कर लें। b² बराबर क्या होता है? a² × 1 - e² होता है। तो इसको इसमें लगा दें, तो इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अतः a × b का मान, अब ये b² का मान है, तो b का मान कितना लगेगा? अंडर रूट ले लो, a √1 - e², यही आएगा, बराबर a² - b² का मान ये लगाएंगे, इसको अंदर गुणा करके लगाओ तो माइनस का a² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस a² e²। a² से a² क्या हो गया? कैंसिल। अब यहां भी देखो ये a² है, इधर भी a² है, तो ये भी उड़ा दो, दोनों तरफ क्या कर दो? अब वर्ग, अंडर रूट को हटाना है कि नहीं? दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - e² बराबर e⁴। अब इनको ले जाओ इधर, तो e⁴ प्लस e² -1 बराबर 0। यही तो सिद्ध करवाया उसने, यही बात सिद्ध करवाई है ना? आ गई ना बात अच्छे से समझ में? e⁴ प्लस e² -1 बराबर 0 लिख दो फटाफट से। एक पार्ट तो ये हो गया। अब इसने एक चीज और पूछी है इसमें, फाइंड द रेशियो ऑफ मेजर एक्सिस टू द माइनर एक्सिस। दीर्घ अक्ष का और लघु अक्ष का क्या ज्ञात करो? अनुपात। तो वो भी ज्ञात करेंगे, पहले इसको लिखिएगा कि दीर्घ अक्ष का और लघु अक्ष का क्या अनुपात होगा, वो निकालेंगे अपन। हाँ भाई रवि, सर ये समझ में नहीं आया, वो पता ना सर। कौन सी बात समझ में नहीं बेटा? सर आपने b² और a² - e² नीचे लिखा सर, इसके नीचे ये, या मैं देख, या b या को वर्गमूल ले, वर्गमूल दोनों तरफ, b², तो b बराबर कितना आएगा? b बराबर अंडर रूट लग जाएगा a² का a और 1 - e² का √1 - e²। तो b को मान यहां लगा दियो b की जगह पे, या a तो ऐसे कैसे ही, और या b की जगह पे या धर दियो, और इधर a² ऐसे कैसे -b², तो या a b² को यह मान लगा दियो गुणा करके भीतर, तो ये आ गए। ठीक है सर, ठीक है, आ गए सर, है ना? हाँ, निगाह मत चूके कर यार। हाँ, यार दोबारा मत छाप दीजो। हाँ, या के बाद यहां जाना है। आ गई बात समझ में? चलो अब देखना जी, यहां तक तो आ गई। अब इस ये द्विघात समीकरण है, ये इसमें क्या लगा दें? धराचार है। धराचार लगाएंगे तो e² का मान निकाल सकते हैं। e² का मान -b, तो b कितना है इसमें? 1, तो -1 प्लस माइनस b² 1 -4ac, तो +4 आ जाएगा बटे 2। तो e² बराबर कितना आएगा? ये मिटा देते हैं अपन। e² बराबर कितना हो जाएगा? e² बराबर हो गया -1 प्लस माइनस √5 बटे 2। अब यहां में देख, माइनस का चिन्ह नहीं ले सकते हम। अगर माइनस का चिन्ह ले ले तो -1 -√5 बटे 2 पूरा ही माइनस में हो गया। और स्क्वायर का मान कभी माइनस में आ सकता है क्या? वर्ग का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो e² का जो मान होगा, यहां प्लस लेंगे, प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 -1 बटे 2। तो e² का जो मान है वो कितना होगा? √5 -1 बटे 2 होगा। ठीक है ना? ये तो e² का मान आ गया। अब उसने क्या पूछा है? दीर्घ अक्ष बटे लघु अक्ष का अनुपात।
तो दीर्घ अक्ष का मान कितना होता है 2a अपॉन 2b, 2 से 2 गया। और b का मान अभी अभी निकाला था अपन ने, b का मान क्या लिखेंगे a रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, बी स्क्वायर बराबर अभी हमने पढ़ा था ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी का मान यही तो आएगा। ए से ए कैंसिल, अब ई स्क्वायर का मान लगा देंगे अपन यहां से, ई स्क्वायर का मान ये लगा देंगे और ई स्क्वायर का मान ये लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर का मान लगाएंगे रूट 5 माइनस 1 बटे 2। एलसीएम कितना आएगा 2, कहां चला जाएगा ऊपर, रूट 2 बटे रूट में 2 एकम 2 माइनस रूट 5 प्लस 1, तो ये हो गया रूट 2 बटे रूट में 3 माइनस रूट 5। ये दीर्घ अक्ष का और लघु अक्ष का क्या आ गया, अनुपात। ठीक है ना, दीर्घ वृत्त के अंतर्गत दीर्घ अक्ष का और लघु अक्ष का जो अनुपात है, दीर्घ अक्ष का और लघु अक्ष का जो अनुपात है वो कितना हो गया साहब, रूट 2 बटे 3 माइनस रूट 5 हो गया। ठीक है ना, ये अपने पास एग्जाम्पल नंबर 9 था अपना। एग्जाम्पल नंबर 10 को कल करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ठीक है ना, ये 1 घंटे में कल एक ही सवाल होगा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये इसको समझने के लिए अब तक जो भी थ्योरी पढ़ाई है उस पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ करके आना, तब जाकर के ये प्रश्न आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छे से इसको पढ़ें, अब तक की थ्योरी को, अब तक के क्वेश्चंस को कैसे कैसे करें, ताकि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।